वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में भारतीय इतिहास से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। खास बात यह है फ्रेंड्स कि ये जो 100 प्रश्न सभी देखेंगे वो किसी न किसी बोर्ड द्वारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं फ्रेंड्स कि पिछले 5 से 7 साल में जो भी रेलवे द्वारा भारतीय इतिहास से ग्रुप डी में जो प्रश्न पूछा उसी का संग्रह है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं 500 प्रश्नों का आपका प्रैक्टिस सेट में करवा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगामी जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ जो भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर संग्रह है आरआर ग्रुप डी परीक्षा सॉल्व पेपर 2018 में इतिहास से ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। पहला प्रश्न है, देखिए खाली स्थान है। त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1908 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। तो त्रावणकोर के दीवान कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेलुथम्पी थे जो त्रावणकोर के दीवान थे, जिन्होंने 1908 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए फ्रेंड्स, सभी प्रश्न है जो पूछा हुआ प्रश्न है इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 2 है कि वर्ष 2018 के अनुसार भारत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एवं संस्थापक कौन है? ठीक है, तो वर्ष 2018 के अनुसार, तो सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, शरद पवार। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपका है फ्रेंड्स कि 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कौन सा कॉलेज शुरू किया था? ठीक है, खाली स्थान में आपको भरना है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संस्कृत कॉलेज शुरू किया था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 2016 में पूछा गया था, तो सभी जो फ्रेंड्स पूछा हुआ प्रश्न है। सवाल नंबर 4 है, कंपनी के शासन के दौरान निम्न में से किसे बंगाल के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, किसे बनाया गया था? तो लेपिस्टर को बनाया गया था। चलिए सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 आपका है कि निम्न में से कौन सा शासक महायान बौद्ध पंथ का बहुत बड़ा समर्थक था? तो कौन था फ्रेंड्स? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क था जो आपका महायान बौद्ध पंथ का बहुत बड़ा समर्थक था। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 6 को देखें कि निम्न में किस उत्तराकालीन मुगल सम्राट का उपनाम रंगीला था? यानी रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से आप इसका आंसर जानते होंगे सभी लोग। तो क्या होगा? तो आपको मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस उत्तराकालीन मुगल सम्राट का उपनाम रंगीला था? तो मोहम्मद शाह का उपनाम रंगीला था या रंगीला बादशाह इसे कहा जाता था। सवाल नंबर 7 को देखें कि बुद्ध के मानव रूप की सबसे प्राचीन प्रतिमाएं किस कला शैली से संबंधित है? तो बुद्ध के मानव रूप की सबसे प्राचीन प्रतिमाएं किस कला शैली से संबंधित है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मथुरा कला से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। दादाजी कोंडदेव थे, कौन थे फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? शिवाजी के पिता, शिवाजी के मामा, शिवाजी के गुरु या पूना के पेशवा? तो देखिए दादाजी कोंडदेव आपके शिवाजी के गुरु थे। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक भी प्रश्न को ना स्किप करें, बहुत ही महत्वपूर्ण सब छाटा हुआ प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 को देखिए। निम्न में कौन बौद्ध कला का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? स्तूप तो करता है फ्रेंड्स, चैत्य भी करता है, विहार भी आपका करता है, यानी स्मृति चिन्ह मीनार ये नहीं करता है। तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 को देखें कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। तो कहाँ हुआ था? वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें कि श्री चैतन्य किस देवता के उपासक थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, गेस करिए। राम के थे, कृष्ण के थे, गणेश के थे या शिव के थे? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? श्री चैतन्य किस देवता के उपासक थे? सवाल नंबर 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, कृष्ण के उपासक थे।
चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 आपका है फ्रेंड्स कि निम्न में से किसने बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया। तो किसने बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपका अशोक ने किया था फ्रेंड्स, कनिष्क ने भी किया था, हर्षवर्धन ने किया था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य है जो बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया था। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है जहांगीर के राजकाल में यह विदेशी आगरा की डच फैक्ट्री का प्रमुख था। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के राजकाल में यह विदेशी, यानी कौन सा विदेशी था जो आगरा की डच फैक्ट्री का प्रमुख था? सवाल नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? विलियम हॉकिंस। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 है फ्रेंड्स कि 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र मामले में निम्न में से किन दो आदमियों का नाम सामने आया? तो किनका नाम सामने आया था फ्रेंड्स लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था 1929 में? तो सवाल नंबर जो 14 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भगत सिंह और जतिन दास का नाम सामने आया था। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 है सम्राट राजरामा द्वारा बनाया गया तंजौर का सुंदर मंदिर किस देवता को समर्पित करता है? कहाँ का फ्रेंड्स? सम्राट राजरामा द्वारा बनाया गया तंजौर का सुंदर मंदिर किस देवता को समर्पित करता है? तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव देवता को समर्पित करता है। सवाल नंबर 16 को देखिए फ्रेंड्स कि सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने किसको हराया था? तो ये दारा सिकों को हराया था फ्रेंड्स सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकों को हराया था। सवाल नंबर 17 को देखें कि मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? हर्यक वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हर्यक वंश के संस्थापक भी कौन था? बिंदुसार ही था। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 है कि सेनगुट्टुवन इनका अति प्रबलशाली राजा था। तो कौन होगा इसका फ्रेंड्स? सेनगुट्टुवन का अति प्रबलशाली राजा था। कौन था? तो सवाल नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेरा। ठीक है, सवाल नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें कि पिट्स इंडिया एक्ट 1724, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1784 ईस्वी में पारित हुआ था, ये भी याद रखिए। के अनुसार कंपनी के नागरिक, सैनिक और राजस्व मामले को एक बोर्ड के द्वारा नियंत्रित किया जाता था जिसे आमतौर पर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो सवाल नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। देखिए फ्रेंड्स ये सब प्रश्न है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्न को जरूर देखिए फ्रेंड्स। बीच में मैं वीडियो नहीं बना रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा जो मोबाइल था फ्रेंड्स एंड्रॉयड सेट वो क्रैश कर गया था, इसलिए मैं बीच में वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 है कि 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित और संपादित की गई बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित संपादित की गई बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? तो सवाल नंबर 20 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या था? बंग दर्शन नाम था। क्या था? बंग दर्शन। चलिए सवाल नंबर 21 को देखें। सवाल नंबर 21 है भारत और रोमन साम्राज्य के बीच के व्यापार की अमूल्य जानकारी किस किताब में मिलती है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार की अमूल्य जानकारी किस किताब से मिलती है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी से मिलती है। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ग्रुप डी 2015 में इतिहास से प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, उसी का संग्रह है। कह रहा है ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत की पहली राजधानी थी, कहाँ थी? ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत की पहली राजधानी कहाँ थी? तो सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता थी। चलिए सवाल नंबर फ्रेंड्स तो सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 क्या है कि वाटरलू की लड़ाई के अंत में क्या अप्रत्याशित था? ठीक है, क्या अप्रत्याशित था फ्रेंड्स? तो सबसे पहले जाने फ्रेंड्स कि वाटरलू की लड़ाई
कब हुई थी? तो आपको 1815 ईस्वी में वाटरलू की लड़ाई हुई थी। इसमें आपका फ्रेंड्स फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के आमने सामने थे। तो याद रखिए फ्रेंड्स 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी। तो देखिए सवाल कर रहा है कि क्या अप्रत्याशित, अंत में क्या अप्रत्याशित था? तो आपका दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है फ्रेंड्स ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की पराजय, ठीक है। बी में नेपोलियन बोनापार्ट की विजय, सी में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की जीत और डी में नेपोलियन बोनापार्ट का पराजित होना। तो आपका जो सवाल नंबर 23 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सी और डी है जो अप्रत्याशित था, ठीक है। सी यानी ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की जीत हुई थी और हार किसकी हुई थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखें वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? तो आपका 1815 ईस्वी में हुई थी और इसमें ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की जीत हुई थी और नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से सब जानते होंगे, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सवाल नंबर 24 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए.ओ. ह्यूम, नाम सुनेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। तो सवाल नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए 2014 में जो इतिहास से पूछा गया था रेलवे में, वो सभी प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखें सवाल नंबर 25 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक सम्राट सेल्यूकस निकेटर ने किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? तो सवाल नंबर 25 का क्या होगा फ्रेंड्स? मेगास्थनीज सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक सम्राट सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर भेजा था। सवाल नंबर 26 को देखें। सवाल नंबर 26 है फ्रेंड्स की कितनी उम्र में अकबर सम्राट बना था? अकबर जो सम्राट बना था फ्रेंड्स, तो उस समय उनकी आयु कितनी थी? सवाल नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 13 वर्ष की आयु में अकबर है जो सम्राट बना था। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर 27 आपका है फ्रेंड्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला राजस्व अधिकारी किससे हासिल करके लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला राजस्व अधिकार किससे हासिल करके लिया था? तो सवाल नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी बंगाल की दीवानी को हराकर। चलिए सवाल नंबर 28 को देखें। सवाल नंबर 28 है प्राचीन भारत में अश्वमेघ यज्ञ करने का प्रमुख कारण क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, मैं बार बार कर रहा हूँ, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स। चलिए तो सवाल नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यज्ञ करने वाले राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए। यानी प्राचीन भारत में जो अश्वमेघ यज्ञ करवाया जाता था, क्यों करवाया जाता था? तो यज्ञ करने वाले राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए। चलिए सवाल नंबर 29 को देखें। सवाल नंबर 29 आपका है कि सुल्तानी राजकाल में खरज क्या था? सुल्तानी राजकाल में खरज क्या था? तो सवाल नंबर 29 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि उत्पाद पर कर, यानी खरज था तो कृषि उत्पाद पर एक कर का नाम है खरज, याद रखिएगा सुल्तानी राजकाल में। चलिए सवाल नंबर 30 को देखें। सवाल नंबर 30 है कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ किसने किया? तो किसने किया था फ्रेंड्स? कुतुब मीनार का निर्माण का प्रारंभ किसने प्रारंभ करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 31 देखिए कि दरगाह क्या होता है? तो दरगाह क्या होता है फ्रेंड्स? तो देखिए जो सूफी संत होते हैं उनके कब्रगाह को ही दरगाह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सवाल नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा फ्रेंड्स दरगाह क्या होता है? तो दरगाह होता है जो सूफी संत लोग हैं उनके कब्र को ही दरगाह कहा जाता है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 32 को देखें। सवाल नंबर 32 है कि निम्न में से किस शासक ने दिल्ली और अमृतसर के बीच प्रसिद्ध सड़क बनाई जिसे राष्ट्रीय मार्ग नंबर 1 कहा जाता है? तो किसने बनाया था फ्रेंड्स दिल्ली और अमृतसर के बीच? तो सवाल नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। सवाल नंबर 33 को देखें। सवाल नंबर 33 है बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यहाँ संबोधित किया था, यानी बुद्ध भगवान ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो सवाल नंबर 33 का हो जाएगा सारनाथ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 34 को देखें फ्रेंड्स कि मुगल किसके वंशज थे? जो मुगल थे वो किसके वंशज थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करें।
तो सवाल नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ए और बी, चंगेज खान और तैमूर दोनों के वंशज थे। ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, इसके बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था फ्रेंड्स, सभी जानते हैं। तो वह तैमूर लंग का क्या था, लगता था परपोता था, और अपनी माता की तरफ से चंगेज खां से संबंधित था। इसलिए फ्रेंड्स अगर पूछा जाए मुगल किसके वंशज थे, तो चंगेज खां और तैमूर दोनों के वंशज थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए सवाल नंबर 35 को देखें। सवाल नंबर 35 है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला व्यापार केंद्र स्थापित किया था। कहाँ किया था फ्रेंड्स? पुर्तगालियों ने पूछा जा रहा है, पुर्तगालियों का। तो सवाल नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोवा में स्थापित किया था पुर्तगालियों ने पहला बंदरगाह। सवाल नंबर 36 को देखें कि संगम साहित्य से ज्ञात प्राचीन तमिल साहित्य की रचना करीब 2300 वर्ष पहले हुई। उसे संगम साहित्य इसलिए कहा गया है क्योंकि, देखिए इसी टाइप का प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, कंपटीशन में। आपका कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, इस टाइप का ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर 36 एक बार फिर पढ़ के मैं सुनाता हूँ फ्रेंड्स। कह रहा है कि संगम साहित्य से ज्ञात प्राचीन तमिल साहित्य की रचना करीब 2300 वर्ष पहले हुई। उसे संगम साहित्य इसलिए कहा गया है क्योंकि, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है, उसे संगम कही जाने वाली सभाओं में संकलित किया जाता था, इसलिए संगम साहित्य कहा गया है। तो सवाल नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 37 को देखें। सवाल नंबर 37 है, किसके शासन काल में शिवाजी ने मुगल साम्राज्य से लोहा लिया? किसके शासनकाल में शिवाजी ने मुगल साम्राज्य से लोहा लिया था? तो सवाल नंबर 37 है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के शासनकाल में। चलिए सवाल नंबर 38 को देखें। सवाल नंबर 38 है फ्रेंड्स कि किस बहाने से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कब्जा किया था? तो किस बहाने से किया था फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य का कुशासन और प्रजा की दयनीय स्थिति। ठीक है, इसी बहाने से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कब्जा किया था। क्या था? राज्य का कुशासन और प्रजा की दयनीय स्थिति का बहाना बना करके आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कब्जा किया था। चलिए सवाल नंबर 39 को देखें। सवाल नंबर 39 है, किसे आमतौर से सरहदी गांधी कहा जाता है? बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन ए में खान अब्दुल गफ्फार खान को, बी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, सी में विनोबा भावे को, और डी में राजेंद्र प्रसाद को। तो किसे आपको सरहदी गांधी कहा जाता है? तो सवाल नंबर जो 39 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी भी कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 40 को देखिए। सवाल नंबर 40 है कि विजेता सिकंदर ने ब्यास नदी तक कूच किया लेकिन उसे वापस जाना पड़ा, क्यों वापस जाना था? सभी जानते हैं फ्रेंड्स, ब्यास नदी को पार करने से उनके सेना ने इनकार कर दिया था, तो इसलिए गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भारतीय राजाओं की सेना के भय से उसकी सेना ने आगे कूच करने से मना कर दिया था। सवाल नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 41 को देखते हैं। सवाल नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन से सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? देखिए ये सवाल बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका गेस करें राइट आंसर क्या होगा कि किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लाया था या स्थानांतरित किया था? ऑप्शन ए में अलादीन खिलजी, बी में इल्तुतमिश, सी में कुतुबुद्दीन ऐबक, डी में मोहम्मद तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सवाल नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सवाल नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। सवाल नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 42 को देखें। सवाल नंबर 42 आपका है फ्रेंड्स कि निम्न में से कपड़े का कौन सा प्रकार पूर्व उपनिवेशीय भारत में तैयार नहीं था? तो कौन नहीं था फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नील है जो पहले से तैयार नहीं था। चलिए सवाल नंबर 43 को देखें कि मनुष्य के प्रारंभिक इतिहास में आदि मानव मूलतः क्या थे? तो मनुष्य के प्रारंभिक इतिहास में आदि मानव मूलतः शिकारी या संग्राहक थे। ठीक है, संग्राहक था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 43 का राइट आंसर शिकारी या संग्रहक थे। मनुष्य के प्रारंभिक इतिहास में आदि मानव मूलतः क्या थे? शिकारी और संग्रहक था। चलिए सवाल नंबर 44 को देखें। सवाल नंबर 44 है कि सेना विद्रोह जो 1857 की बगावत में तब्दील हो गया कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो कहाँ हुआ था प्रारंभ फ्रेंड्स? सभी जानते होंगे। तो सवाल नंबर जो 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बैरकपुर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? बैरकपुर से। सेना विद्रोह जो 1857 की बगावत में तब्दील हो गया था वो कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो बैरकपुर से। आपका ये बैरकपुर जो छवानी था फ्रेंड्स वहीं से प्रारंभ हुआ था। तो सवाल नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 45 को देखें कि रैयतवाड़ी कर वसूली पद्धति में क्या होता था? ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 45 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि रैयतवाड़ी कर वसूली पद्धति में किसान सीधे कंपनी को भुगतान करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रैयतवाड़ी कर वसूली में जो किसान लोग थे सीधे कंपनी को ही भुगतान करते थे। सवाल नंबर 46 को देखें कि प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित का लेखक कौन है? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 47 को देखें कि मुगल काल में जब्त शब्द का मतलब क्या था? तो जब्त शब्द का क्या मतलब था फ्रेंड्स? 47 का गेस करें। तो राजस्व संग्रहण की पद्धति था जब्त। ठीक है, यानी सवाल नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व संग्रहण की पद्धति था। ठीक है, जब्त। सवाल नंबर 48 को देखें कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या सच नहीं है? ठीक है, इसमें से 3 है जो सच है फ्रेंड्स और 1 है जो गलत है, तो इसी को आपको बताना है। तो सवाल नंबर 48 सभी को पढ़ देते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 48 का ए में दिया हुआ शहरी विकास के लिए कोई भी आयोजना प्रतीत नहीं होती है। बी में शहर के रास्ते सीधे रेखा में बनाए गए थे और एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। सी में नलियों का अक्सर ढंका जाता था और उनमें निरीक्षण छिद्र भी थे। और डी में है फ्रेंड्स कि अधिकतर मकानों में अपना निजी स्नान घर होता था। तो देखिए इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सच नहीं है फ्रेंड्स, जो ऑप्शन नंबर ए है। बाकी बी सी डी में जो भी पढ़े फ्रेंड्स वो सब सही है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आपका ये है जो गलत है, शहरी विकास के लिए कोई भी आयोजना प्रतीत नहीं होती थी, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो वहाँ पर जो नगर निर्माण योजना हुआ था फ्रेंड्स, वहाँ पर विकसित नगर निर्माण योजना हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है प्रतीत नहीं होता, तो यही गलत है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 49 को देखें। सवाल नंबर आपका 49 है फ्रेंड्स, थोड़ा जूम कर देते हैं, क्वेश्चन ये बड़ा ऑप्शन में है। कह रहा है फ्रेंड्स कि नवाबों के शासन में अवध में इजारदारी कर वसूली पद्धति क्या थी? इजारदारी कर वसूली पद्धति क्या थी? तो जो सवाल नंबर 49 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी थी। तो देख ले फ्रेंड्स कि इजारदारी कर वसूली पद्धति क्या थी। तो देखिए इजारदारी कर वसूली पद्धति क्या थी? सर्वाधिक बोली लगाने वाले को एक निर्धारित राशि देकर बाकी नवाब को दिया जाता था। यही था जो आपका इजारदारी कर वसूली पद्धति था। इजारदारी कर वसूली पद्धति क्या थी फ्रेंड्स? एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि सर्वाधिक बोली लगाने वाले को एक निर्धारित राशि देकर बाकी नवाब को दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 50 को देखते हैं। सवाल नंबर 50 आपका है फ्रेंड्स कि अहमदुल्ला शाह जिन्होंने आमतौर से फैजाबाद के मौलवी के नाम से जाना जाता है। फैजाबाद के मौलवी के नाम से कौन जाना जाता है? याद रखिएगा, अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में किस सिलसिले में जाने जाते हैं? 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें किस सिलसिले में ये जाने जाते हैं? तो सवाल नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। किस लिए जाने जाते थे? तो आपका उसने अंग्रेज शासन की संपत्ति की भविष्यवाणी की और अपने अनुयायियों को लड़ने को प्रेरित किया था। ठीक है, क्या किया था? उसने अंग्रेज शासन की संपत्ति की भविष्यवाणी की और अपने अनुयायियों को लड़ने के लिए प्रेरित किया था। कौन? अहमदुल्ला शाह, जिन्हें आमतौर से फैजाबाद की मौलवी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए सवाल नंबर 51 को देखें कि सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो सिख के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? सब याद रखिएगा, तलवंडी में।
तो इनका हुआ था आपका 1400 कितना 69 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था 1469 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड्स, अब सवाल नंबर 52 को देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? महमूद गजनवी का सुल्तान था, गजनी कहाँ स्थित था? तो सवाल नंबर जो 52 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ? अफगानिस्तान में था। तो यानी ऑप्शन नंबर डी है कि महमूद गजनवी गजनी का सुल्तान था। सॉरी, महमूद गजनवी कहाँ का सुल्तान था? तो गजनी का सुल्तान था। तो गजनी कहाँ है? तो आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। सवाल नंबर 53 को देखें कि बिरसा मुंडा कौन था? तो बिरसा मुंडा कौन था फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मुंडा बगावत का सरदार था बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 54 को देखें कि महात्मा गांधी की चंपारण यात्रा के साथ चंपारण आंदोलन का प्रारंभ इनके विरुद्ध हुआ था। किनके विरुद्ध हुआ था फ्रेंड्स? तो सभी जानते हैं तिनकठिया पद्धति जो नील की खेती से संबंधित था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नील खेतीहरों के विरुद्ध। ठीक है, सवाल नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 54 हो गया फ्रेंड्स आपका। सवाल नंबर 55 को देखें। देखिए 2011 से 14 में इतिहास से जो प्रश्न पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में फ्रेंड्स, पटना में, उसका सॉल्व पेपर है ये। देखिए क्या है कि चापेकर बंधु किससे संबंध है? तो चापेकर बंधु किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैंड की हत्या से संबंधित है। चापेकर बंधु है जो किससे संबंधित है? रैंड की हत्या से। सवाल नंबर 56 को देखें कि निम्नलिखित में से किसे भारत में महात्मा गांधी के अधीन प्रथम जन आंदोलन माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में महात्मा गांधी के अधीन प्रथम जन आंदोलन माना जाता है? तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा सवाल नंबर 56 का। पहला हो गया सहयोग आंदोलन, बी में चंपारण, सी में खेड़ा और डी में भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए महात्मा गांधी जब आपको दक्षिण अफ्रीका से, देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 1893 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ से लौटे थे कब? 1915 ईस्वी में। ठीक है, तो वहाँ से लौटने के बाद में इनका जो पहला आंदोलन था फ्रेंड्स, जो 1917 ईस्वी में आपका चंपारण का आंदोलन हुआ था ना, वही था। ठीक है, तो सवाल यही पूछा जा रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारत में महात्मा गांधी के अधीन प्रथम जन आंदोलन? तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 57 को देखें। सवाल नंबर 57 है एक आंदोलन का नेता कौन था? एका आंदोलन का नेता कौन था? तो एका आंदोलन का नेता कौन था? सवाल नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मदारी पासी जो था एका आंदोलन का नेता था। कौन? मदारी पासी। सवाल नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो आपको 1921 ईस्वी में हुआ था। अवध के किसानों ने 1921 ईस्वी में मदारी पासी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया था, चलाया था। याद रखिएगा कब? 1921 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, अवध के किसानों ने 1921 में यह आंदोलन चलाया था और इसका नेतृत्व कौन किए थे? मदारी पासी ने किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 58 को देखें। सवाल नंबर 58 है कि शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार किसके सुधारों से प्रभावित था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो किसके? तो ये मलिक अंबर के सुधारों से प्रभावित था। सवाल नंबर जो 58 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार किसके सुधारों से प्रभावित था? तो मलिक अंबर के सुधारों से प्रभावित था। सवाल नंबर 59 को देखें। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक कौन है फ्रेंड्स? गेस करें। तो अकबरनामा का आपका ए में है गुलबदन बेगम, बी में है अबुल फजल, सी में है जहांगीर और डी में है बिरबल। तो अकबरनामा के लेखक कौन है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबुल फजल है जो अकबरनामा के लेखक है। सवाल नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 60 को देखिए। गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स। तो इनका शाक्य कुल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में। सवाल नंबर 61 को देखें कि सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? तो सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम की, ये भी याद रखिए फ्रेंड्स कि झेलम की लड़ाई किनके बीच हुई थी? सिकंदर और पोरस के बीच हुई थी। कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। ये 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 61 का। सवाल नंबर 62 को देखें
सवाल नंबर 62 है फ्रेंड्स कि भारतीय दर्शन के मीमांसा स्कूल के संस्थापक कौन थे? कौन थे फ्रेंड्स? मीमांसा का संस्थापक पूछा जा रहा है, तो मीमांसा के जैमिनी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 63 को देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा निम्न राज्यों में से किसमें स्थित है? तो धौलावीरा कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? 63 का गेस करें तो ये गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 64 को देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? किसकी जानकारी नहीं थी फ्रेंड्स? तो लोहा के बारे में लोग नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 65 को देखें। सवाल नंबर 65 आपका है फ्रेंड्स कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या होता है? सिंपल सा है, मृतकों का टीला कहा जाता है। 65 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृत मनुष्यों का टीला है ये, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। सवाल नंबर 66 को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सवाल नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सवाल नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 67 को देखें, और जो फ्रेंड्स इससे संबंधित है कि याद रखें कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी, वो कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था कब फ्रेंड्स? तो 1917 ईस्वी में हुआ था, उस समय बनी थी। तो ये भी याद रखिएगा, 1917 ईस्वी में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में आपका जो एनी बेसेंट थी उसकी अध्यक्षता की थी, उनके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और किस अधिवेशन में बने थे? तो 1917 के कोलकाता अध्यक्ष बने थे। लेकिन अगर पूछा जाए फ्रेंड्स आपकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा फ्रेंड्स भारत के बारे में, ठीक है, भारतीय है या नहीं, लेकिन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होंगे, तो आपका हो जाएगा आपको सरोजनी नायडू। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम भारतीय अध्यक्ष हो जाएगी सरोजनी नायडू। और उनको कब जो कानपुर में जो हुआ था फ्रेंड्स 1925 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन, वहाँ पर वो बने थे उनका अध्यक्ष। तो दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे सिर्फ तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय पूछे महिला अध्यक्ष तो श्रीमती क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू हो जाएगा, जो 1925 के कानपुर में बनी थी। सवाल नंबर 67 को देखें कि प्रार्थना समाज का मुख्य वास्तुकार कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, तो गेस करें तो कौन था? सवाल नंबर 67 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, एमजी रनाडे। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना आपको 1867 ईस्वी में आपका हुआ था। ठीक है, और इसका जो महत्वपूर्ण जो सूत्रधार थे, जो संस्थापक थे, कौन थे? तो कौन थे फ्रेंड्स? तो आपका पूरा नाम उनका है आपका महादेव गोविंद रनाडे, ऐसे एमजी रनाडे शॉर्ट फॉर्म हुआ फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक महागोविंद रनाडे या एमजी रनाडे हैं, जिन्होंने 1867 ईस्वी में किया था। सवाल नंबर 68 को देखें कि भारत में किस गवर्नर जनरल के समय रेलवे आरंभ हुई थी? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, लेकिन सभी लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे। किसके शासनकाल में चलाया गया था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपको प्रथम रेल चलाया शुरू हुआ था फ्रेंड्स। कब हुआ था? तो डेट के साथ याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम भारत में रेल कब चलाया गया था, तो 1853 तो हर कोई जानता है फ्रेंड्स, लेकिन आप याद रखिएगा 16 अप्रैल, कितना? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में आपको बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। चलिए सवाल नंबर 69 को देखें कि आईने अकबरी किसने लिखी थी? आईने अकबरी की लेखक पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा का लेखक कौन था फ्रेंड्स? तो अकबरनामा का लेखक भी अबुल फजल ही है, याद रखिएगा। ये भी अकबरनामा का लेखक भी अबुल फजल ही है, और आईने अकबरी की रचना भी अबुल फजल ने की है। चलिए सवाल नंबर 70 को देखें। सवाल नंबर 70 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपनाम किसने दिया था? तो किसने दिया था फ्रेंड्स? सरदार का उपनाम किसने दिया था? तो जो सवाल नंबर 70 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। ठीक है फ्रेंड्स, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपनाम किसने दिया था? तो महात्मा
गांधी ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 71 को देखें। सवाल नंबर 71 है, भारत छोड़ो आंदोलन को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहाँ अपनाया था? किस अधिवेशन में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। 71 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 71 का ए हो जाएगा, बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहाँ अपनाया था? तो बम्बई में अपनाया। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 72 को देखें कि हमारे राष्ट्रगान में कितने पद्यांश हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 पद्यांश है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 73 को देखिए। फतेहपुर सीकरी किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी किस शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी आपका फ्रेंड्स आगरा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 74 को देखें कि देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए में है चंद्रशेखर, सीआर दास, एडी ह्यूम या एनी बेसेंट। तो देश बंधु किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? चित्तरंजन दास को, यानी सीआर दास को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक है दीन बंधु है। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है दीन बंधु, इस तरह से दीन मतलब क्या होता है? गरीब होता है। तो दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्रूज को, और देश बंधु किसे कहा जाता है? सीआर दास यानी चित्तरंजन दास को। सवाल नंबर 75 को देखें। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? तो सवाल नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग था जो भारत का पहला वायसराय था। चलिए सवाल नंबर 76 को देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था फ्रेंड्स? सभी जानते हैं 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 77 को देखिए। स्वामी विवेकानंद ने धर्म की विश्व संसद में कहाँ पर शिरकत की थी? सवाल नंबर 77 को राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ गए थे फ्रेंड्स? शिकागो गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कब गए थे फ्रेंड्स? ये भी याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद वर्ष कितना 1800 आपका 93 में, याद रखिएगा 1893 ईस्वी में जो धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था वहाँ पर भाग लिए थे और वहाँ पर वो भाषण दिए थे। कब गए थे? तो 1893 में। चलिए सवाल नंबर 78 को देखें कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर आपका 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 79 को देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए पटना ग्रुप डी आपको 14 में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? 79 का राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, AC बोस। सवाल नंबर 80 को देखें। निम्नलिखित में से किसे नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सवाल नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को चुना गया था। सवाल नंबर 80 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 81 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 81 आपका है कि भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए कौन सा सम्मेलन के द्वारा? 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 82 का क्या होगा फ्रेंड्स कि लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलुल लोधी था। तो लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलुल लोधी कौन था फ्रेंड्स? तुर्की का था, मंगोल था, अफगान था या हून था? तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानी था वो। ठीक है, बहलुल लोधी था जो अफगानी था फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 83 देख। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल वंश ने किया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंदेलों ने किया था खजुराहो मंदिर का निर्माण। सवाल नंबर 84 को देखें। निम्नलिखित में कौन सा राजवंश प्राचीनतम था? प्राचीनतम राजवंश इसमें गेस करिए क्या होगा फ्रेंड्स? तो मौर्य वंश है जो प्राचीनतम राजवंश था। सवाल नंबर 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 85 को देखें कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। 85 का बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, वो क्या कहलाया था? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो ये भी इस तरह से याद रखें। सवाल नंबर 86 को देखें। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर बिहार में का प्राचीन नाम क्या था? गेस करें। सवाल नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बज्जी था। ठीक है, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो बज्जी था। सवाल नंबर 86 को देखें। 87 को देखें। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस में
बुराइयों व बीमारियों के निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र दिए गए हैं। तो जादू टोना अंतर मंत्र तंत्र से संबंधित वेद है आपका अथर्ववेद है फ्रेंड्स। संगीत से संबंधित, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा जाए संगीत से संबंधित वेद तो आपका सामवेद हो गया, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो गया। और गद्य और पद्य में कौन सा वेद है तो यजुर्वेद है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब याद रखें। 88 को देखें, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं, तो कहाँ से लिए गए हैं फ्रेंड्स, तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। सवाल नंबर 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 89 को देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, फ्रेंड्स, गेस करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दयाराम साहनी ने किए थे फ्रेंड्स। कब के थे ये भी याद रखिएगा, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। सवाल नंबर 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 90 को देखें कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, गेस करें। 90 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ढाका में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स, सभी जानते हैं 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था। और कब हुआ था, 1906 ईस्वी में। देखिए जो आपका मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो गठन हुआ था फ्रेंड्स, वो नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो नवाब सलीम मुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 91 को देखें कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था जिसमें गर्म दल और नरम दल के बीच दरार हो गई थी, तो 1907 में हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 92 को देखें कि अनुशीलन समिति थी, क्या थी, गेस करें, तो ये क्या थी फ्रेंड्स, एक क्रांतिकारी संगठन थी। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 93 को देखें, सुभाष चंद्र बोस से पहले INA का कमांडर इन चीफ कौन था, सुभाष चंद्र के पहले पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन मोहन सिंह था। उसके बाद ये बने थे। सवाल नंबर 94 को देखें, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा पीर यानी जीवित संत। ठीक है फ्रेंड्स, जिंदा पीर का अर्थ क्या होता है, जीवित संत के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, औरंगजेब को कहा जाता है। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। सवाल नंबर 95 को देखें, हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, 95 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में स्थित है। हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, तो आपका दिल्ली में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 96 को देखें कि निम्नलिखित बहमनी शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण करवाया था, तो गोल गुम्बद का निर्माण किसने कराया था फ्रेंड्स, तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सवाल नंबर आपका जो 96 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली शाह ने आपका बीजापुर स्थित गोल गुम्बद का निर्माण करवाया था। किसने, तो मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुम्बद का निर्माण कराया था। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 97 को देखें फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में एक नहीं है, तो आपका बुद्ध है, धर्म है, संघ है, मोक्ष नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो बौद्ध का त्रिरत्न है फ्रेंड्स उसमें मोक्ष नहीं शामिल किया गया है। चलिए सवाल नंबर 98 को देखें कि किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, गेस करें, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित करवाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। सवाल नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। 99 का देखें कि ऋग्वेदीय नदी वितस्तता का आधुनिक नाम क्या है, सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, 9 का क्या होगा, तो झेलम नदी का ही प्राचीन नाम है आपका वितस्ता है। चलिए तो सवाल नंबर 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा था, तो संस्कृत व्याकरण किसने लिखा था, गेस करें। ऑप्शन ए में कालिदास, बी में चरक, सी में पाणिनि और डी में आर्यभट्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर,
तो पाणिनि हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 100 प्रश्न था जो भारतीय इतिहास से संबंधित था, और ये सभी प्रश्न था जो फ्रेंड्स आपको रेलवे में पूछा हुआ था। तो इसी तरह से हम टोटल आपको फ्रेंड्स 500 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। तो इसमें हम लोग ने अभी 100 प्रश्न देखा था फ्रेंड्स। कल जो वीडियो अपलोड करेंगे फ्रेंड्स, उसमें हम लोग 101 से शुरू करेंगे। टोटल आपको हम 500 प्रश्न करवा देंगे। और ये प्रश्न न सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें आपको ये काम आएगा, इसलिए वीडियो जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।